बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह कक्षा 6। बच्चों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। तथा प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे लोहे से है तो आप देख सकते हैं, लोहे से हम पेच, कील, बर्तन, औजार बना सकते हैं। ऐसे ही आप सोचिए कि लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं, कांच से हम कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं और मिट्टी से हम कौन कौन से वस्तुएं बनाते हैं। तो ये लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। इसी प्रकार एक वस्तु को बनने में कई प्रकार के पदार्थों का भी उपयोग होता है। आप देखिए, खुरपी बनाने में हम लोहा, लकड़ी दोनों का प्रयोग करते हैं। चश्मा बनाने में हम किस किस का प्रयोग करते हैं, कांच का और प्लास्टिक का। तो इस प्रकार शर्ट और छाता बनाने में हम किस किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ये हम देखेंगे। अब इसके बाद ये आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। मोबाइल दिखाई दे रहा है, कार दिखाई दे रहा है, प्लास दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, साइकिल दिखाई दे रही है। अब पदार्थ, अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, तब उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे हम लोहे की वस्तु को एक तरफ कर लेंगे, लकड़ी की वस्तु को एक तरफ कर सकते हैं। तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम पदार्थ की ठोस, द्रव व गैस में विभाजित कर सकते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो देख ही सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तो हम ठोस कांच की गोली को एक थैली में रखें, फिर हाथ में रखें, क्या कांच की गोली की बनावट में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव जो बहते हैं, जैसे दूध है, पानी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है। तो 1 लीटर के नपना बर्तन को पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में डालें, उसके बाद उसे पानी को एक जग में उड़ेलें। आप देखेंगे कि द्रव की आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की आकृति निश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आकृति निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा द्रव। इसके बाद आती है गैस। घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा आपने। इसमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ठोस के कण पास पास हैं, द्रव के कण थोड़ी थोड़ी दूर हैं और गैस के कण बहुत बहुत दूर होते हैं। तो गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल ना के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गैस का आयतन एवं आकृति निश्चित नहीं होती। ये आप ठोस, द्रव, गैस को देख सकते हैं और इनके कण, ठोस के कण पास पास हैं, द्रव के कण थोड़ी दूर और गैस के कण ज़्यादा दूर होते हैं। अब वर्गीकरण जल में घुलनशीलता के आधार पर भी होता है। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर,
चॉक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें तथा कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं? नमक, शक्कर और चॉक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का जो बुरादा होता है पानी में नहीं घुलता। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में तो घुल जाते हैं, लेकिन दूसरे द्रव में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है, किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। अब अगला जो वर्गीकरण है हम देखेंगे नंबर 3, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। अब हमने यहाँ पे लिख दिया था भर के आधार पर, इसे हम करते हैं भार। तो भार के आधार पर कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वह जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वह जल से भारी होती हैं। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं सरसों का तेल पानी पे तैरता है, इसका मतलब क्या है? जल से हल्का होता है। मोम भी पानी पे तैरता है, यानी वो जल से हल्का होता है। लेकिन लोहे की कील डूब जाती है और कांच की गोली भी डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है। अब वर्गीकरण के आधार पर हम देखते हैं नंबर 4, पारदर्शिता के आधार पर। लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वह पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगे कागज पर और पेंट लगे शीशे के कांच पर हम आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? पारभासी। अब वर्गीकरण का आधार कठोरता के आधार पर भी होता है। कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके उन्हें उंगलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं, तथा कुछ पदार्थ उंगलियों से दबाने पर नहीं दबते, उन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। अब वर्गीकरण के आधार पर हम नंबर 6 देखेंगे, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। अपने बस्ते में से पेन, पेंसिल, प्रकार, रबर, चौक आदि लें। इसके अतिरिक्त लोहे की कुछ कीलें, लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर, प्लास्टिक के बटन तथा आलपीन को किसी कागज़ पर अलग अलग रखें तथा एक छड़ चुंबक लें। प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से चुंबक ले जाएं। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप देखेंगे लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल और कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब हम जानेंगे पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। इसके लिए क्रिया करेंगे। चौक या कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीट पीट कर टुकड़ों में विभाजित कर लें। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं, यानी चौक के टुकड़े में चौक के गुण और कोयले के टुकड़े में कोयले के गुण विद्यमान हैं। अब इसे इतना अधिक पीसें कि वह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर वह बहुत महीन कण प्राप्त होंगे, अर्थात
छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इस प्रकार और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना हम कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अब हम जानेंगे अणु किसे कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा विभिन्न विभिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम जानेंगे परमाणु। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। समान परमाणुओं के सहयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और भिन्न भिन्न परमाणुओं के सहयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। अब इसके बाद हम और भी कुछ जानते हैं, कुछ और भी जानें। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माने जाने लगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु की मूलभूत कण भी कहते हैं। यानी परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन, जिस पे धन आवेश होता है, और इसे पी से संकेत करते हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पे ऋण आवेश होता है। इसे हम ई से, छोटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और न्यूट्रॉन पर उदासीन आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन, छोटे एन से, स्मॉल एन से। तो इस प्रकार से कक्षा 6 का हमने जो पाठ इकाई 2 है, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, इसको विधिवत पढ़ा है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।